नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा और आप पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। जैसा मैं बताया था पूर्व के व्याख्यान में कि अब आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र को पढ़ेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र पर मेरे अंतिम व्याख्यान हो चुके हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो शुरुआत होती है ये मूल रूप से प्लेटो से होती है और प्लेटो की जो पृष्ठभूमि है, प्लेटो के जो प्रेरक तत्व है, जो उनके सिद्धांतों को उत्पन्न करता है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और यही से आपका सिलेबस शुरू होता है। ये जो व्याख्यान है ये पूरी तरह से यूजीसी नेट के लिए और बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए और तमाम जो विश्वविद्यालय है उसमें जो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ रहे हैं, उस सभी के लिए व्याख्यान सर्वथा उपयोगी होगा। आप सारे लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को अगर मेरा व्याख्यान अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। बहरहाल प्लेटो पर हम लिए चलेंगे। काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ये पहला व्याख्यान है। इसके बहाने हम आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो पृष्ठभूमि है उस पर भी थोड़ा सा हम उल्लेख करेंगे, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे प्लेटो के बहाने। चूँकि प्लेटो एक ऐसे आचार्य हुए, एक ऐसे दार्शनिक हुए जिसने केवल काव्यशास्त्र प्रदान नहीं किया, जो एक भावुक कवि भी थे और आखिरकार उसने अपनी कविता को नष्ट कर दिया। ये कौन सी परिस्थिति थी, वो कौन सा परिवेश था जिसने एक भावुक कवि को एक महान दार्शनिक बनने के लिए मजबूर कर दिया। इन तमाम विषयों पर हम उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम व्याख्यान के साथ आपको जोड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि आज का जो विषय है वो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो, जीवन, सृजन और सिद्धांत। हम तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। प्लेटो के जीवन पर भी बात करेंगे, उसके सृजन पर भी बात करेंगे और हम उसके सिद्धांत पर भी बात करेंगे। ये प्लेटो, जिसको यहाँ आप देख रहे हैं कि अरबी और फारसी में अफलातून और अंग्रेजी में प्लाटोन कहा जाता है, ये प्लेटो मूल रूप से इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व को आप चाहें तो ईस्वी पूर्व कह लें। ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में यूनान और एथेंस में हुआ था। यूनान में एक राज्य है आतिका, उसी आतिका की राजधानी एथेंस में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि प्लेटो एक ऐसे दार्शनिक हैं जो पहले कवि थे और बाद में ये दार्शनिक हो गए। जब उन्होंने अपने परिवेश को देखा, जब अपनी परिस्थितियों को देखा, अपने यहाँ के उन्होंने राज्य व्यवस्था को देखा, तो जाकर के इनको लगा कि ये भावुक कविता का दौर नहीं है। जब हमारे देश में पूरी तरह से रक्तपात की स्थिति बनी हुई है और लगातार एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध चल रहा था, तो आखिरकार उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो आदमी कैसा बन पाएगा। तो इस चीज़ में आप देखेंगे कि प्लेटो, जिस पर हम बात करेंगे, आप देखेंगे कि ये प्लेटो जिसके गुरु सुकरात हैं और शिष्य अरस्तु हैं, प्लेटो के जीवन परिवेश पर हम बात करेंगे और इसी बहाने कई प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि प्लेटो को क्या हो गया था कि इसने कवियों का विरोध किया और साफ तौर से कहा कि कवि जो है उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। कविता के प्रति जो एक द्वेष का भाव है, कविता के प्रति जो एक ईर्ष्या का भाव है, कवियों के प्रति जो एक द्वेष की प्रवृत्ति है, यह क्यों आई प्लेटो में। अब सवाल है कि इसको जानने के लिए हमको परिवेश पर जानना पड़ेगा कि आखिरकार उसका परिवेश क्या है। तो आइए हम 5-7 मिनट तक परिवेश पर बात करें, जिसके बहाने आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि का भी पता चल जाएगा। कहा जाता है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हमारा प्रदेश है, या कहें तो विश्व का वो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, वो यूनान है। यूनान यूरोपीय महादेश में गिना जाने वाला राज्य है और यूरोप में कहा जाता है कि यूरोप और एशिया महादेश के मध्य में ये स्थित वो प्रदेश है जिसका संबंध यूरोप के साथ भी था और जिसका संबंध एशिया के साथ भी है। एक तरह से यूरोपीय देश होने के बावजूद भी इसका जो संपर्क है वो एशिया महादेश के साथ था और दोनों के बीच में लिंक होने के कारण कई चीज़ें दोनों में जुड़ती है, कई चीज़ें दोनों में मिलती है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कि ये जो यूनान है, यूनान उस दौर में मूल रूप से 20 राज्यों में विभाजित था। उन 20 राज्यों में 3 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कहा जाता है कि मकदूनिया
उसके बाद आतिका और लाकोनिया। मकदूनिया इसीलिए प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ सिकंदर उत्पन्न हुए। ये सिकंदर महान जिसने पूरी दुनिया को जीत लेने का स्वप्न देखा था और आखिरकार ये स्वप्न निराकार हो गया आकर के भारत में, जब उनकी जब टक्कर हुई ये इनसे, जब इनकी जब टक्कर होती है मूल रूप से अरस्तु से और सम्राट पुरु से, तब जाकर के इसे लगता है कि दुनिया को जीतना इतना आसान नहीं है और भारत में आकर के उसे मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये जो मकदूनिया है ये इस कारण प्रसिद्ध हो गया, मकदूनिया की राजधानी भी मकदूनिया है, कि यहाँ सिकंदर उत्पन्न हुए और राजा फिलिप हुए थे। उसके पिता जो दादा थे अविन्तास, उसने बहुत व्यवस्थित किया था इस मकदूनिया को। और दूसरा प्रमुख राज्य है आतिका, तीसरा प्रमुख राज्य है लाकोनिया। यूँ तो 20 राज्य थे उसमें, लेकिन 20 राज्यों में ये 3 राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। चूँकि आप देखेंगे कि मकदूनिया इसीलिए प्रसिद्ध है कि उसमें सिकंदर पैदा हुए, और आतिका और ये जो लाकोनिया है इसकी विशेषता का मूल कारण यह रहा है कि आतिका की राजधानी एथेंस है, जहाँ पर बुद्धिवादी लोग पैदा हुए, और जो लाकोनिया है उस लाकोनिया में जिसकी राजधानी स्पार्टा है वहाँ पर बलवादी लोग पैदा हुए। अब सवाल ये है, देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने लिखा है कि जिस प्रकार से भारत में स्टेट सिटी की भावना है, यहाँ के राज्य में रहने वाले लोग अक्सर पड़ोसी राज्य वाले को विदेशी समझ लेते हैं, और अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो आज भी साकार नहीं हो पा रही है, और इसको लेकर के लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं। जिस दौर में चंद्रगुप्त हुए थे, जिस दौर में चाणक्य हुए थे, उस दौर में इस देश के एकीकरण का प्रयास किया गया, और यही कारण है कि उसमें जो स्टेट सिटी की भावना थी, राज्य को जो देश समझ लेने की अवधारणाएं थी, जिसके कारण ये राजवाड़े आपस में संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, उसके भीतर में अखंड राष्ट्र की भावना नहीं थी। इस भावना को जगाने का काम किया महान गुरु चाणक्य ने, और उस दौर में इसका नायकत्व किया था चंद्रगुप्त ने। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्टेट सिटी की भावना है वो यूनान में भी थी। ये सारे राज्य वाले आपस में टकरा रहे थे, एथेंस वाले लोग और स्पार्टा वाले लोग टकरा रहे थे, और ख़ास करके जब आप देखेंगे कि बुद्धि वाले लोग और बल वाले लोग टकराते हैं तो निश्चय ही बुद्धि वाले लोग हारेंगे। लेकिन आश्चर्य यह लगता है कि ये कैसा युद्ध था एथेंस और स्पार्टा के बीच, जो ये कुल मिलाकर के 27 वर्षों का जो युद्ध चला था, 431 ईसा पूर्व से लेकर के 404 ईसा पूर्व तक, इस युद्ध में इतनी विषमता के बावजूद भी आप देखेंगे कि एक तरफ बुद्धि वाले लोग हैं, कवि हैं, दार्शनिक हैं, विचारक हैं, शिक्षक हैं, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो शारीरिक रूप से सबल हैं, मजबूत हैं, पहलवान हैं, योद्धा हैं। दोनों के बीच में युद्ध होने के बावजूद ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हो पा रहा है। 27 वर्षों तक ये युद्ध चला था, और आप समझ सकते हैं कि इसी युद्ध के साये में उत्पन्न हुए थे प्लेटो। अब सोच सकते हैं कि 431 ईसा पूर्व में ये युद्ध प्रारंभ हुआ, और उसी के 4 साल के बाद 427 ईस्वी पूर्व में प्लेटो पैदा होता है। मतलब युद्ध 4 वर्ष से चल रहा है, तब ये प्लेटो पैदा हुए, और जब 23 साल के युवक होते हैं तब तक युद्ध चलता रहा, और कुल मिलाकर के 404 में युद्ध का समापन होता है। यही कारण है कि प्लेटो की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा है, और आप कह सकते हैं कि युद्ध के साये में ही इनका बचपन बीत गया, इसकी बाल्यावस्था बीत गई, और इसकी जवानी आ गई। अब समझ सकते हैं कि एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति जब यह देखता है कि एथेंस हार गया, तो उस हार का प्रभाव इस पर पड़ना स्वाभाविक था। स्पार्टा जीता और एथेंस हार गया, इसलिए इसने कहा है कि जो पराजय है वो मृत्यु से भी अधिक त्रासद होता है। पराजय कहीं से भी दरअसल उत्साहवर्धक नहीं होता, इसलिए पराजय की जो त्रासदी है, उस त्रासदी में इसकी मानसिकता और इसकी सोच निर्मित होती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण रहा है जिसकी तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे, वो कारण यह रहा है कि
एथेंस और स्पार्टा में केवल युद्ध ही महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पराजय ही एथेंस का महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि एथेंस में जहाँ पर बुद्धि वाले लोग हुआ करते थे वहाँ पर प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई थी। और वह जो बलवादियों का क्षेत्र था, शक्तिशालियों और योद्धाओं का क्षेत्र था स्पार्टा, वहाँ पर अधिनायक तंत्र या राजतंत्र का विकास हुआ। हम अपेक्षा करते हैं कि जो प्रजातंत्र है उसमें प्रजा अधिक सुखी होंगे, लेकिन ये जो सुख की अवधारणा है ये साकार नहीं हो पाई। यही कारण है कि द रिपब्लिक लिख करके इसने आदर्श राज्य की अवधारणा पर प्रकाश डाला और बताया कि दरअसल ये कौन सा राज्य है, ये कैसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में लोग दरअसल शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, निर्बल होते हैं, हार जाते हैं और हार या पराजय की त्रासदी को भोगने को अशक्त हो जाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है। और एक महत्वपूर्ण कारण यह हुआ, आप सारे लोग जानते होंगे शायद इस कारण को, कि बर्ट्रैंड रसल ने कहा है कि क्या अद्भुत हुआ था 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में, ये क्या अद्भुत हुआ था यूनान के इतिहास में कि उसी दौर में तमाम महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, ये सारे लोग उत्पन्न हुए। उसी दौर में इतिहास के निर्माता, इतिहास के प्रवर्तक हेरोडोटस पैदा हुए, पिंदार पैदा हुए। इसी दौर में सुकरात पैदा हुए, प्लेटो आए, अरस्तु आए। ये वही दौर है 400 ईस्वी के आसपास, 400 ईस्वी पूर्व के आसपास ये सारे लोग उत्पन्न हुए। उस दौर में ज्ञान और विज्ञान का जितना संवर्धन हुआ, विकास हुआ इस देश में, उतना कभी नहीं हुआ। इसलिए बर्ट्रैंड रसल कहता है कि पता नहीं कि कौन सा प्रकाश पुंज उस समय में उत्पन्न हुआ जो प्रकाश पुंज फिर बुझ जाता है। दरअसल 200 ईस्वी पूर्व और यूनान का जो इतिहास लिखा गया, जो गौरवमय इतिहास है, वो इतिहास वस्तुतः यही 400 ईसा पूर्व के आसपास का इतिहास है, जिस दौर में वहाँ पेरिक्लेस युग हुआ था। पेरिक्लेस युग को कहा जाता कि ये गोल्डन एज ऑफ यूनानी हिस्ट्री है, यूनान के इतिहास में इसे स्वर्ण युग कहा गया। इसी दौर में सारा काम हुआ। बहरहाल यह बताना हमारा उद्देश्य नहीं, उद्देश्य यह है कि यह जो एथेंस है जहाँ पर प्रजातंत्र की व्यवस्था थी, यहाँ पर सुकरात के साथ ऐसा क्यों हुआ। सुकरात को फांसी की सज़ा दी गई, सुकरात को सजाए मौत दी गई, उसको विष का प्याला पिलाया गया। 70 वर्ष के सुकरात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई। और इस आदमी ने जब खुल करके अपने विचार को रखे तो आखिरकार इसे मृत्यु दंड दिया गया। ये कौन सी व्यवस्था, ये कौन सा प्रजातंत्र है। इसलिए प्रजातंत्र के प्रति खींच तो होनी ही चाहिए। जहाँ प्रजा सुखी नहीं हो, जहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हो, जहाँ पर सच बोलने के लिए एक महान दार्शनिक को सजाए मौत मिलती हो, वो कौन सा प्रजातंत्र है। इसीलिए प्रजातंत्र से एक ओव, एक चिर, एक ईर्ष्या, एक द्वेष का भाव स्वाभाविक रूप से इसके भीतर में होगा। यही कारण है कि इसने आदर्श राज्य की अवधारणा नाम का विचार रखा। अब देखेंगे जब सुकरात की हम बात करें, सुकरात जो इसके गुरु थे, सुकरात ने क्या बुरा किया था। वे आचार शास्त्र के प्रवर्तक थे। सुकरात ने कुछ भी बुरा नहीं किया था। सुकरात ने व्यक्तिवाद को पैदा किया था। सुकरात किसी शिक्षण संस्थान के शिक्षक भी नहीं थे, किसी संस्थान या किसी पाठशाला की उसने स्थापना भी नहीं की। उसने चलते हुए सड़क पर संवाद किया और संवाद को ही शिक्षण की सर्वोत्तम प्रविधि उसने बताया, जहाँ लोग प्रश्न पूछ रहे थे और ये उत्तर प्रदान कर रहे थे। इस सुकरात को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सजाए मौत मिलती है। ये कैसा प्रजातंत्र है। और प्लेटो जैसा भावुक आदमी क्यों ना दुखी हो, जिसके गुरु की ये दुर्दशा हो जाती है उसी के राज्य में। क्या गलती थी आखिरकार इसकी। गलती तो केवल इतनी थी ना कि उसने युवाओं को यह कहा था कि जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह है ज्ञान साधना। तमाम चीज़ों की चिंता छोड़ करके, परिवार और परिवेश की चिंता छोड़ करके ज्ञान का चिंतन करो, एकनिष्ठ होकर के सत्य का अनुसंधान करो। ये बात इसने कही थी। और इसने ईश्वर का विरोध इसलिए किया था कि कहा था कि अगर ईश्वर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसका क्या करेंगे। ये एक तरह से उपयोगितावादी आचार्य थे, दार्शनिक थे, जिसने कहा कि अगर ईश्वर की हमें आवश्यकता नहीं है तो हम उसे क्यों माने।
तीसरी बात इसने कही थी कि कोई व्यक्ति हमसे पहले पैदा हो गए, जैसे गुरु पहले पैदा हो गए, पिता पहले पैदा हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बौद्धिक हो गए, वो जो कह रहे हैं वही सत्य हो गया। इसने कहा कि सत्य का अनुसंधान हमें करना चाहिए, हमें खोजना चाहिए कि सत्य क्या है, और जो भी बातें कही गई पूर्व के लोगों के माध्यम से हमें तर्क के निकष पर उसे सिद्ध करना होगा, हमें परखना होगा कि ये सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है। आंख बंद करके मान लेना कि गुरु ने कहा, पिता ने कहा, ये ठीक नहीं है, इस तरह से इसने व्यक्तिवाद को पैदा किया था। ईश्वर का विरोध करने के कारण, व्यक्तिवाद को उत्पन्न करने के कारण, युवाओं की मानसिकता को इस तरह से मोड़ने के कारण, युवाओं को ज्ञान साधना की ओर प्रेरित करने के कारण ही तो उसे सजाए मौत मिली थी। और 501 लोगों के सभा में, जिसमें 60 की बरहत से इसे सजाए मौत मिली थी। और जिस दिन ये सब हुआ था, जिस दिन उसे जहर का प्याला पीना था, जेल में बंद कर दिए गए थे और देश भर के युवा उसे सुनने के लिए उमड़ पड़े थे। उस दौर में भी विषपान करते हुए भी ये भाषण देता है, भाषण कर देते हुए विषपान करता है, जहर का प्याला पीता है, और प्याला पीने के बाद भी ये भाषण देता चला जाता है, युवाओं को सजग करता है, बताता है कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। और आखिरकार वो जब जहर से प्रभावित होता है तो आखिरकार वो गिर जाता है, मर जाता है। सुकरात के मरने के बाद उसके प्रति जो श्रद्धा है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। युवाओं में एक तरह का कहें तो आक्रोश होता है कि कौन सा प्रजातंत्र है। इसी आक्रोशित युवाओं में प्लेटो का नाम आता है। 23 वर्ष की अवस्था तक युद्ध के साए में बीता था, और युद्ध के पश्चात सुकरात जैसे गुरु को सजाए मौत मिली थी। ये कौन सा प्रजातंत्र है? इसलिए इसने कहा कि जो प्रजातंत्र है उसकी नई व्याख्या होनी चाहिए। इसलिए कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इसने कहा कि कवि जो है वो स्त्रीन को फैलाता है, कवियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये कवि भावुकता को फैलाने वाला है, ये कवि कुछ खास नहीं करता है, ये कवि हमारे राष्ट्र के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है। वह मूल नायक को, देवताओं को दुखी दिखाता है और उसे परेशान दिखाता है, और जो खलनायक है उसकी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करता है। इसने बताया कि भावुक कविताओं को पढ़ करके रोना आता है, भावुकता आ जाती है। आखिरकार इस कविता से मिलने को क्या है? इसलिए उसने कहा कि कवि को देश से निकाल देना चाहिए। पर याद रखना चाहिए कि दार्शनिकों के ये विरोधी नहीं थे, या उस कवि के विरोधी नहीं थे जो राष्ट्रवादी सृजन कर रहा हो, जिसके सृजन में वो सामर्थ्य हो, जो राष्ट्र से प्रेम को जगाए, जो सत्य के अनुसंधान को प्रेरित करे। उस कवि के विरोधी नहीं थे, ये जानना अनिवार्य है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसने आदर्श राज्य की जो धारणा दी है, कहा जाता है कि कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत हैं इसके। और आप देख रहे हैं कि रचनाओं की अगर बात करें तो प्लेटो की रचनाएं यहाँ सामने है। कवि विरोधी इसीलिए हो गए कि कवि स्त्रीन को फैलाता है, वह भावुक बनाता है, वह हमारे भीतर की चेतना को गौण करता है, हमारे भीतर के उत्साह को शिथिल करता है। हमें राष्ट्रवादी होने के बजाय, हमें राष्ट्र के लिए मर मिटने के बजाय वो दब्बू और कमज़ोर बनाता है। कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत है इसके। इसमें 2 सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। रचनाओं का नाम आप देख रहे हैं, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, इयॉन, फेदरुस आदि है। अब इनके जो सिद्धांत है इसमें आप देखेंगे 2 सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को पढ़ करके और इसे जान करके आपको तो इतना पता चल ही गया होगा कि किस तरह की राज्य व्यवस्था थी। अगर प्लेटो जैसा व्यक्ति उसके प्रति आक्रोशित है तो ये आक्रोशित होना स्वाभाविक है। कोई भी सजग व्यक्ति आक्रोशित हो सकता था। प्लेटो भी कवि था, भावुकता के साथ कविता का सृजन कर रहा था। लेकिन जब एथेंस और स्पार्टा के युद्ध में एथेंस की हार हो जाती है तो इसलिए हो जाती है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था गलत थी, वहाँ की व्यवस्था गलत थी। इसीलिए इसने आदर्श राज्य की अवधारणा में इसने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नागरिक चाहता है कि उसका राज्य आदर्श हो, लेकिन कोई भी राज्य आदर्श तभी हो सकता है जब वहाँ के नागरिक आदर्श होंगे। कोई भी नागरिक तभी आदर्श हो सकता है जब उसकी शिक्षा आदर्श हो। शिक्षा आदर्श तभी होगा जब उसका पाठ्यक्रम आदर्श हो, और पाठ्यक्रम तभी उत्तम हो सकता है
जब उसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर बल दिया गया हो। आप भारतीय छात्रों से हम ये बताना चाहेंगे कि भारत में जो शारीरिक शिक्षा की परंपरा शुरू हुई उसके लिए निश्चय ही प्लेटो के प्रभाव पड़े हुए हैं। आज भी स्कूलों में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी जोर डाला जाता है। इसके लिए प्लेटो उत्तरदायी है और प्लेटो जिम्मेदार है। प्लेटो इसके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने इस तरह की बात कही कि केवल शरीर से ही, केवल मन से ही मजबूत हो जाना काफ़ी नहीं, बल्कि हमें शरीर से भी बलिष्ठ होना चाहिए कि जब राष्ट्र पर संकट आए तो हम उसका सामना कर पाएँ। तो इस तरह से आदर्श राज्य की अवधारणा में इसने ये बात कही है। तो आपने यह जाना कि प्लेटो का परिवेश क्या था, कैसे युद्ध के साए में पले थे, कैसे उसके गुरु की हत्या कर दी गई थी या कहें तो सजाए मौत मिली थी। यही कारण है कि प्रजातंत्र के खिलाफ ये राजतंत्र के समर्थक हो गए। और प्रजातंत्र अगर चाहिए भी तो वो कैसा हो, उसे उसने द रिपब्लिक में स्पष्ट किया है। इस रचना को पढ़ते हुए आप इसे जान सकते हैं। गुरु के प्रति कितनी भक्ति भावना थी आप समझ सकते हैं कि जो संवाद शैली में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, द रिपब्लिक को इसने संवाद शैली में लिखा। प्रश्न पूछने वाला कोई भी हो, प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर हमेशा सुकरात ही देता है। इसमें इनका अपना कुछ भी नहीं है। सुकरात के विचार को अमर कर देने की योजना है, अपना विचार इसी में समाविष्ट कर देता है। इसीलिए प्लेटो की जो महानता है वो इसमें भी है कि वो उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया था। आज के व्याख्यान को जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है वह प्रत्यय का सिद्धांत। आप जानते हैं कि प्लेटो ने अनुकरण शब्द का उल्लेख किया था, अनुकरण शब्द का विवेचन किया था। कवियों को देश निकाला की बात कही थी, ये तो स्पष्ट हो चुका। इसने प्रत्यय का सिद्धांत दिया, इस प्रत्यय से अनुकरण का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। अब देख रहे हैं कि यद्यपि इसके 5 सिद्धांत है, आत्मा के अमरत्व की सिद्धि है, सृष्टि शास्त्र है, ज्ञान मीमांसा है। प्लेटो एक शिक्षण संस्थान चलाते थे जिसमें 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे और ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत शिक्षक थे, जिसके कारण ज्ञान साधना में निरंतर रत रहने वाले प्लेटो ने बहुत मौलिक तरीके से अपने विद्यार्थियों को तैयार किया था। आप सोच सकते हैं जिसे सुकरात जैसा गुरु मिला हो, जिसे अरस्तु जैसा शिष्य मिला हो, वो गुरु को कितना गौरवान्वित हो सकता है, वो व्यक्ति कितना बड़ा, कितना विराट हो सकता है। तो प्लेटो के प्रत्यय पर हम आपको लिए चलेंगे कि अनुकरण शब्द का जो प्रयोग है प्लेटो ने ही सर्वप्रथम किया। बाद में अरस्तु में आकर के सिद्धांत रूप में परिणत हो जाता है। ये पहले व्यक्ति है जिसने इसका उल्लेख किया कि ये अनुकरण जो है वो वस्तुतः नकल है। और आप सोच लेंगे, आप समझ लेंगे कि इसने प्रत्यय शब्द का प्रयोग जो किया वो क्या है। प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसने साफ कहा है प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय का अर्थ होता है विचार, आइडिया। और इसी क्रम में इसने बताया कि संसार में जिन वस्तुओं का भी निर्माण हुआ है उन तमाम वस्तुओं के निर्माण के पहले विचार आता है, आइडिया आता है। हम समझते हैं कि बेहद मौलिक विचार है ये। यद्यपि अनुकरण में जो अर्थ उसने भरा वो सही नहीं था, पर प्रत्यय का सिद्धांत कहीं से गलत नहीं है। जब इसने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी वस्तु का निर्माण जो संसार में किया गया, जो यह दृश्य संसार है, जो वस्तु जगत है, उस वस्तु जगत के केंद्र में आइडिया है, विचार है। हम किसी भी वस्तु का निर्माण करें, हम कविता लिखें, कहानी लिखें, नाटक लिखें, हम किसी चीज़ का अन्वेषण करें, उस अन्वेषण से पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आता है, आइडिया आता है। और जिस तरह के विचार आते हैं, जिस तरह का आइडिया आता है, उसी के आधार पर हम वस्तु जगत का निर्माण कर डालते हैं या हम कविता का निर्माण कर डालते हैं। इसीलिए इसने बताया है कि प्रत्यय ही यथार्थ है, प्रत्यय ही सत्य जगत है। परमात्मा ने इस संसार का निर्माण किया होगा या निर्माण किया है तो निर्माण के पहले उसके मस्तिष्क में भी पहले आइडिया आया होगा, विचार आया होगा कि सृष्टि बनानी है, सृष्टि का निर्माण करना है। और निर्माण के पहले विचार ही आया होगा, विचार के आधार पर इन्होंने वस्तु जगत का निर्माण किया होगा, संसार का निर्माण किया होगा, शरीर बनाया होगा, चांद बनाए होंगे, धरती बनाई होगी, पेड़ पौधे लगाए होंगे। तो इस सृष्टि के निर्माण में परमात्मा का विचार महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसने बताया कि तमाम चीज़ें
जो दृश्य संसार में हमें दृष्टिगत हो रहा है, दिख रहा है, उसकी मूल में आइडिया है। उसका निर्माण ही इस कारण हुआ है कि उसके पहले एक विचार आया था, उसी विचार के अनुकरण पर इस वस्तु का निर्माण किया गया। अगर हमारे मस्तिष्क में विचार पवित्र आता है तो पवित्र चीज़ों का निर्माण होता है। रामचरितमानस का निर्माण तुलसीदास ने इसीलिए किया कि उसके भीतर में ऐसा ही विचार आया। जिसने वेद लिखा, जिसने पुराणों का निर्माण किया, जिसने बहुत सारा अन्वेषण किया, जिन्होंने ट्रेन बनाया, प्लेन बनाया, स्मार्टफोन बनाया, इन तमाम चीज़ों की पहले तो विचार ही आया होगा ना। इसीलिए वस्तु का जो मूल रूप है वो विचार है। वस्तु जगत क्या है तो सेकेंडरी है। और कवि और कलाकार को इसने कहा कि ये नकलची होते हैं। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि ये दृश्य संसार जो है, यह जो वस्तु जगत है, यह अपने आप में नकल है, क्योंकि परमात्मा ने इसका निर्माण आइडिया के आधार पर किया है। मूल क्या है तो आइडिया है, विचार है। विचार के आधार पर वस्तु जगत, और वस्तु के आधार पर ही कविता लिखी जाती है। जब पंत जी लिखते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो क्या प्रकृति को पंत ने उत्पन्न किया था? यह प्रकृति तो परमात्मा ने बनाया। इसी प्रकृति को देख करके ये कविता लिख रहा है। तो ये कविता क्या है? ये नकल का नकल है। एक तो यह वस्तु जगत ही नकल है, और जब वस्तु जगत को देख करके, प्रकृति को देख करके कोई कविता लिख रहा हो, कोई नदी को देखकर कविता लिखे, कोई समुद्र को देखकर कविता लिखे, कोई सूरज पर लिखे, कोई चांद पर लिखे, कोई समाज पर लिखे, कोई मनुष्य पर लिखे, कोई स्त्री पर लिखे, क्या कवि ने इसे बनाया है? कवि ने इसको बिल्कुल भी नहीं बनाया। इसे परमात्मा ने निर्मित किया है। और परमात्मा ने जब निर्मित किया है तो इसलिए किया है कि उसके मस्तिष्क में पहले विचार आया होगा। विचार के आधार पर इन्होंने इसे बनाया होगा, और कवि और कलाकार उसका ही नकल करता है या अनुकरण करता है। इसलिए देखेंगे प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत इसमें है, काव्य या कला जो है वो मिथ्या जगत की अनुकृति है। ये संसार जिसे मिथ्या कहा है प्लेटो ने, साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि वास्तव में ये मिथ्या है। क्योंकि मूल क्या है? मूल है आइडिया, विचार, जो सबसे पहले आया होगा। उसके आधार पर इसने इस मिथ्या संसार का निर्माण किया। यह अपने आप में एक अनुकृति है। दूसरी बात इसने कही कि कवि या कलाकार जो है, जिस वस्तु का व्यक्ति या वस्तु का की अनुकृति करता है, अनुकृति, वस्तु की अनुकृति प्रस्तुत करता है, वो भौतिक जगत में पहले से है। जब पंत ने कविता लिखी, क्या प्रकृति तब पैदा हुआ? जब पंत ने नौका विहार लिखा, क्या नदी तब उत्पन्न हुई? क्या पैशोला की प्रतिध्वनि जब प्रसाद ने लिखा तब पैशोला पैदा हुआ? क्या स्त्री पर कविता लिखी गई तो स्त्री पैदा हुई? ये सारा सिद्धांत गलत है। वस्तु जगत अपने आप में नकल है। इसीलिए कवि और कलाकार जिस चीज़ का अनुकरण करता है वह नकल तो है ही, और जिस चीज़ का निर्माण करता है वो पहले से संसार में है, पहले से सृष्टि में है। और आखिरकार कवि और कलाकार अपनी प्रतिभा से उसकी अनुकृति प्रस्तुत करता है, उसका नकल प्रस्तुत करता है। इसलिए इसने माना कि ये कवि जो है ये नकलची है। मिथ्या अनुकृति भ्रामक है, क्योंकि अनुकरण कभी पूर्ण ही नहीं होता। अनुकरण कभी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए पूर्ण नहीं होता कि आइडिया जैसा आया वैसा ही निर्माण हो जाए, ये संभव नहीं है। उसके बाद जैसा दृश्य संसार है वैसा ही यथावत लिख दिया जाए, वैसा ही यथावत उसे चित्रित कर दिया जाए, यह भी संभव नहीं है। इसलिए जब नकल किया जाएगा तो 100% नकल तो कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ न कुछ कमी तो रहेगी। तो इस तरह से इसने माना कि कवि और कलाकार जो है वो नकलची होते हैं, वो नकल का कार्य करते हैं। साफ बताया कि किसी भी कलाकृति का मूल आधार प्रत्यय है, विचार है। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण इसी पर किया होगा। मन में विचार आया होगा, फिर जाकर के उसने दृश्य संसार का निर्माण किया होगा। विचार के आधार पर वस्तु जगत, उसके बाद वस्तु जगत के आधार पर कला जगत। 3 जगत की बात इसने कही। इसने साफ तौर से कहा कि एक प्रथम जो है वो है प्रत्यय जगत, दूसरा क्या है वस्तु जगत, तीसरा क्या है कला जगत। प्रत्यय मूल है, उसका अनुकरण वस्तु जगत है, और वस्तु जगत का अनुकरण क्या है तो कला जगत है।
इसलिए कला को इसने कहा कि ये तो नकल का नकल है। वस्तु का जो मूल रूप है वो विचार है। वस्तु के आधार पर कविता का निर्माण नकल है या नकल का नकल है। साहित्य या कला जो है वो सत्य से दुगुना दूर है। सत्य क्या है? तो विचार है, आइडिया है। और सत्य के आधार पर वस्तु जगत के आधार पर कला जगत। इसीलिए नकल का नकल है कलाकृति, कविता। इसलिए इसने बताया, इसने माना कि कवि और कलाकार नकलची होते हैं, नकल कार्य करने का ही कार्य करते हैं। इसमें आप देखेंगे इसने जो तुलना की है वो बहुत उपेक्षणीय है। इसने कहा है कि कवि और कलाकार से बेहतर एक मोची है। क्योंकि मोची क्या करता है कि मोची के मस्तिष्क में विचार आया कि जूते बनाने हैं और उसने जूते बनाए, तो वो आइडिया के आधार पर वस्तु जगत का निर्माण करता है। वो नकल है, लेकिन एकहरा नकल है, दोहरा नकल नहीं है। लेकिन एक जूते पर कविता लिख दी जाए, एक जूते की पेंटिंग बनाई जाए, तो ये नकल का नकल होगा। इसने कहा कि एक बरही ज़्यादा साइंटिफिक है एक कवि और एक कलाकार से, इसीलिए कि बरही के मस्तिष्क में आइडिया आता है, विचार आता है। विचार के आधार पर वो पलंग बनाता है, कुर्सियाँ बनाता है, वो वस्तु जगत का निर्माण करता है। आइडिया के नकल पर वस्तु जगत को ही निर्मित कर देता है। लेकिन कलाकार और कवि क्या करेगा? वो पलंग का पेंटिंग बनाएगा, वो पलंग पर कविता लिखेगा, वो कुर्सी पर कविता लिखने का कार्य करेगा। तो ये तो नकलची ही हुआ। इनका मानना है कि नकल का नकल है। हालांकि ये बहुत सटीक सिद्धांत नहीं, आगे हम इसका उल्लेख करेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे अरस्तु को। अरस्तु ने कहा कि ये नकल नहीं है, कवि और कलाकार इतने उपेक्षणीय नहीं है, वो मूल वस्तु का पुनरुत्पादन करता है, आदर्शीकृत प्रतिरूपण करता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो यहाँ प्लेटो ने कहा कि बरही और मोची इससे श्रेष्ठ है और ये उपेक्षित जगत का निर्माण करता है। कुल मिलाकर के इसके मत का सार यही है कि कविता जगत की अनुकृति है, जगत एक अपने आप में अनुकृति है। कविता सत्य से दुगुनी दूर है। कविता भावों का उद्वेलन करके कुमार्ग पर लाती है। इसने बताया कि यह स्त्रीण बनाती है। स्त्रियों वाली प्रवृत्ति, बात बात पर रोना, बिलखना, भावुक हो जाना, इस चीज़ को वो फैलाता है। दुखांतक को केंद्र में रखते हुए इसने बताया कि दुखांतक जो है ये यही कार्य करता है। यही कारण है कि अपने समय के सबसे महान कवि होमर से इसने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि क्या आपकी कविता किसी राज्य का संचालन कर सकती? होमर ने कहा नहीं। फिर इसने प्रश्न पूछा कि आपकी कविता किसी बीमार आदमी का इलाज कर सकती? तो उसने कहा नहीं। क्या किसी भूखे की भूख मिटा सकता? तो नहीं। तो कहा फिर आप करते क्या हैं? कविता से फिर लाभ क्या है? जब वो राज्य को नहीं चला सकता, जब वो भूख नहीं मिटा सकता, जब वो इलाज भी नहीं कर सकता, तो करता क्या है? कविता का से लाभ क्या है? कविता क्या करती है? इसीलिए इसने कवियों की उपेक्षा की है और बताया है कि भावों का उद्वेलन करके वो स्त्रीण का भाव फैलाता है। बार बार अनुकरण करने के कारण रावण का अगर हम अनुकरण करें तो रावणत्व तो आ सकता है, ये बात इसने कही। हालांकि ये बहुत सटीक बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाता फिर तो राम का अनुकरण करने वाला राम हो जाता। फिर भी कुछ प्रभाव तो पड़ता है और दरअसल इसमें इस बात को आप देख सकते हैं। कविता अनुपयोगी है, कवि का महत्व मोची से भी कम है। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। प्लेटो के अनुसार 3 प्रयोजन हो सकते हैं काव्य के। वो सत्य का उद्घाटन करे, वो मानव का कल्याण करे, राष्ट्रोत्थान करे, तो ये सही है। इसने कहा कि हमारे पास अगर कोई कवि या कलाकार आए तो मैं उनका साफा पहनाऊंगा, शरीर में अंगराग लगाऊंगा और हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप हमारे राज्य से चले जाते तो हमारे राज्य का ज़्यादा हित होता। इसलिए कवि के प्रति उपेक्षा का भाव, कविता के प्रति उपेक्षा का भाव जो प्लेटो का है वो परिवेशगत है। परिवेश ने ही इसकी मानसिकता का निर्माण किया। एथेंस और स्पार्टा के युद्ध ने इसे तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था। गुरु की जघन्य हत्या ने भी इसे प्रभावित किया था। इसलिए कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अनुकरण शब्द का उल्लेख इसने किया, लेकिन उसमें जो अर्थ भरा है वो नकल है। और कहा कि कविता नकल का नकल है, कवि जो है उपेक्षणीय है, कविता से हमारे राज्य और समाज का अहित होता है।
ये स्त्रीण की भावना को फैलाता है, ये कहीं से भी हितकर नहीं है। आप सारे लोगों को हमारा ये व्याख्यान अगर अच्छा लगा हो तो आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों से करवाएंगे, परिवारजनों से करवाएंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलेंगे।